नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु में स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स का फिर से टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग दर्पण और लेंस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिस पर आज हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने सामने पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में होगा आप उसका आंसर दें। उसके बाद फिर आप ये देखिएगा आपने कितने आंसर सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। और प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जिन बच्चों ने या जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ध्यान दीजिएगा, लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, जबकि जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यानी उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा किनारों पर पतला है, जबकि जो अवतल लेंस है वो आपका बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। लेंस की परिभाषा क्या होता है? दो पारदर्शी माध्यम से घिरी आकृति जिनके दोनों पृष्ठ गोली होते हैं, या फिर एक पृष्ठ गोली होता है एक पृष्ठ समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है हमारी किसकी? लेंस की क्षमता की। और लेंस की क्षमता किस पर डिपेंड करती है? उसकी फोकस दूरी पर। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी हमारा प्लस में होता है, और जो अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। फिर आप लोगों ने जानते हैं कि जो हमारा क्षमता है उसका फोकस दूरी से क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होती है उस क्षमता की व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि P इक्वल होता है 1/f, जब f किस में नापा जाए? मीटर में। यही चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो P बराबर होता है 100/f, जब f आप किस में मीजर करते हैं? सेंटीमीटर में। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पर बात करते हैं कि अगर फोकस दूरी और क्षमता एक दूसरे पर व्युत्क्रम के इक्वल है, लेकिन दोनों में सेम सिंबल आते हैं, तो इसका मतलब जो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण में होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी किस में होगी? ऋण में। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋण में होती है, इसलिए क्षमता भी किस में होगी? ऋण में होगी, यानी कि ऋणात्मक होगी। ये हमारा सही आंसर होगा। अब ये आप लोगों ने क्या आंसर लगाया था वो आप जान सकते हैं, लेकिन हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं उसको आप पहले से अपने आप से लगाइएगा और फिर मैच करें ज़रूर कि कितने आपके सही हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अब देखिए सेम क्वेश्चन उसी से रिलेटिव आ गया कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अवतल लेंस के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो आप जानते हैं जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी किस में होती है? प्लस में होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी किस में होगी? प्लस में होगी। तो आपको ये क्लियर है कि जो हमारा उत्तल लेंस होगा इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अब देखिए दर्पण की बात आ गई है। दर्पण आपने पढ़े होंगे, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण वो होते हैं जिनका परावर्तक तल कैसा होता है? समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोली होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। अब ये गोली दर्पण के भी दो भाग होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है कि ये दर्पण जो होते हैं उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पॉलिश की जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? उभरे हुए तल से होता है। लेकिन अवतल दर्पण ये हैं जिनमें उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? दबे हुए तल से होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा इसमें कि दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। फिर गोली दर्पण के भी दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब यहाँ पर आप देखिए हमने आपको दर्पण बनाया जिसमें हमने आपको ये बताया है कि जो हमारा अवतल दर्पण है वो कुछ इस प्रकार है। इस अवतल दर्पण में आप देखेंगे अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो कहाँ की ओर? मुख अक्ष की ओर झुक जाएगी। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो कोई प्रकाश किरण आती है वो कहाँ की ओर? बाहर की ओर फैल जाएगी। इसका मतलब ये अधिक क्षेत्र को कवर कर सकता है। अगर बहुत दूर से भी किरणें आ रही होंगी तो उसको कवर करके वो सामने की ओर कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसके द्वारा हम क्षेत्र ज़्यादा कवर कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं
उत्तल दर्पण द्वारा अधिक क्षेत्र को आप कवर कर सकते हैं। और एक और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए एक और बन जाता है कि हमने बात की दर्पण से रिलेटिव बात कर रहे हैं, तो दर्पण में आपने बात किया जैसे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो आपने ये देखा कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए जो सर्च लाइट होती है या फिर आपके पास जो भी वाहन वगैरह हैं उनकी जो आगे की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। अब आपने देखा होगा जब भी हेडलाइट में यानी कि जो भी प्रकाश है वो कहाँ की ओर, एक ही ओर केंद्रित कर दिया जाता है, एक ही बिंदु की ओर यानी सामने की ओर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब हमें कहाँ पर एक ही जगह पर केंद्रित करना है प्रकाश को, इसलिए वहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा सर्च लाइट हुआ, जो भी वाहन हैं उनकी हेडलाइट हुई और टेबल लैंप हुई इत्यादि में आप अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात हो रही कि दृष्टि क्षेत्र किसका अधिक होता है, तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अब अवतल दर्पण के सामने ये हमारा अवतल दर्पण बनेगा अगर पॉलिश कहाँ की ओर करेंगे, बाहर की ओर करेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों ने देखा इसमें कि अगर आपको पता हो कि ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा, ये बिंदु हमारा सी कहलाएगा, वक्ता केंद्र सी कहलाता है। वक्ता केंद्र फोकस में, वक्ता केंद्र क्या कहलाता है, खोखला गोला जो होता है, कांच का जो गोली दर्पण है, कांच का गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके ही केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं और उसकी ही त्रिज्या को दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर अगर कोई वस्तु रख दी जाती है तो आपने मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रख दी है। इस पर फिर आप लोगों ने नियम पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु से होकर जाती है। इसके बाद फिर आपने अगला नियम इसमें पढ़ा हुआ है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्ता केंद्र कहाँ से, सी से, यदि कोई प्रकाश किरण वक्ता केंद्र सी से जाती है तो टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है और ये किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। और जब ये किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ओके, तो आप लोगों ने इसमें क्या किया कि अगर हमारे पास कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने एफ पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, इसलिए इसका आंसर अनंत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है पाँचवा, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का बिंब कहाँ पर बनता है यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो अब देखिए आप फिर से बात करते हैं किस में, अवतल दर्पण में। आपने अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये दर्पण का ध्रुव पी कहलाता है, पोल बोलते हैं, ये फोकस बिंदु एफ हो गया और इसके बाद यहाँ पर वक्ता केंद्र सी हो गया। फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं जबकि फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी जाती है तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो किरणें अनंत से आएगी। आपको पता मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आती है तो कहाँ से होकर जाती है, एफ बिंदु से होकर जाती है। पुनः मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, एफ बिंदु पर जाती है। जहाँ पर भी दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कहाँ पर बनता है, एफ बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो कितने लोगों का सही है जरूर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। इसका आंसर होगा फोकस बिंदु एफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है यानी जो उत्तल लेंस है। अब हमारे पास उत्तल लेंस की बात की गई है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है। आपको पता हो ये बिंदु आपका F1 है, ये बिंदु आपका F2 है। इसके बाद आपको मालूम है जो F2 होता है वो मुख्य फोकस कहलाता है और इधर की दूरी जो होती है उसको F से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि दूरियां तो दोनों ये बराबर होती हैं। और आपको मालूम मुख्य अक्ष के इस दिशा में आप दूरी नापेंगे तो कैसा होगा, मुख्य अक्ष के इस दिशा में प्लस में और इस दिशा में माइनस में। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर प्लस में होती हैं और जबकि नीचे की ओर किस में होती हैं, माइनस में होती हैं। क्लियर हुआ ये बात। तो आपको अगर इस ऐसी स्थिति आ जाए कि बताइए कौन से को, तो ये आपका फोकस बिंदु है इसलिए इसकी दूरी किस में नापी जाएगी, प्लस में नापी जाती है। ओके, तो आपका इसका जो सही आंसर होता है वो आएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो आप कहते हैं ना उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। अगर अवतल लेंस आ जाएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 7, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम महसूस पड़ने का कारण क्या है? अगर पानी से भरी बाल्टी है तो उसकी गहराई क्यों कम प्रतीत होती है? इसका होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे और भी क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने कि अगर पानी में कोई छड़ डाल दी जाती है तो तिरछी क्यों प्रतीत होती है, मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो उसका यही कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या यानी आर बराबर दिया गया है आपको 50 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा इसकी फोकस दूरी निकालिए, तो आपने पढ़ा एफ बराबर R/2 यानी हो जाएगा 50/2, डिवाइड करने पर आएगा 25 सेंटीमीटर। तो गोली दर्पण, कोई भी तो गोली दर्पण, ये उत्तल हो सकता है, अगर अवतल हो सकता। अगर इसमें बात होती कौन सा दर्पण है तो हमारा चिन्ह मायने रखता है, यहाँ पर कोई नहीं तो हम सीधा 25 सेंटीमीटर इसका आंसर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? जो प्रकाश की किरणों को दर्शाते, जैसे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो जो किरणें खींची जाती हैं इनको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोला जाता है इसको? किरण आरेख। इस वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? देखो, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, दोनों की तुलनाएं की जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें जल और अगर हम बात करते हैं कांच, और जल और कांच की तुलना की जाए तो जल और कांच में जल हमारा विरल माध्यम होगा जबकि कांच हमारा सघन माध्यम होगा। अगर यही चीज़ अगर हम जल और वायु की बात करते हैं तो जल और वायु में जल हमारा सघन माध्यम हो जाएगा, वायु हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। और जब कोई माध्यम सघन होगा तो उसमें प्रकाश की चाल कैसी होगी? कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है विरल माध्यम की अपेक्षा? तो कम होगी। अगर कह दीजिए विरल में कैसी होगी? तो ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो रहा। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर ये भेजिएगा, क्योंकि ये जो आपके जो क्वेश्चन हैं कंपटीशन के साथ साथ हमारे हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का जो चैप्टर है उससे रिलेटिव हमने ये क्वेश्चन ढूंढ के आप लोगों को बनाए हैं। और जो भी हमारे साथी CTET और TET इत्यादि एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो उन पर भी ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इनको आप ज़रूर पढ़िएगा और आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।